साथियों नमस्कार। मैं विवेश आपका अपने परिवार RWA की प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो जाए। सभी साथी जल्दी से मेरे साथ लाइव जुड़ जाएंगे ताकि आज के सेशन का बेहतरीन शुभारंभ हम आपके साथ कर सकें। और एक बार सभी लोग मुझे बता दीजिए, क्या सबको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, हाँ या ना? फटाफट से एक बार बताएंगे ताकि ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की बात आपके साथ कर सके। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आप सभी लोग जानते हैं, मृदाओं की बात कर रहे थे हम लोग। और मृदा की बात करने से पहले हमने क्या किया है, मृदा विज्ञान की बात की है। ठीक है भैया, किसकी बात की है हम लोगों ने? मृदा विज्ञान की बात की है। बताइएगा आवाज़ ठीक आ रही ना मेरी सबको? चलिए, सही है भैया। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले तो उसका रिवीजन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। प्यारे साथियों, कल हमने आपसे कहा था कि हम सॉइल की बात करेंगे आपके साथ। आप हमें फटाफट से आंसर करिएगा, सॉइल की जब हम बात करते हैं तो सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है? सॉइल कौन सी भाषा का शब्द है? बताएंगे जरा एक बार सभी साथी। तो आप कहेंगे सर जी अगर हम सॉइल की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, सॉइल के साथ साथ हमने आपसे कहा था कि अगर हम आपसे कहें भैया एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का सम है ना, कौन सी भाषा का शब्द है, तब आप हमें क्या बताएंगे? अगर हम आपसे कहें एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है, तब आपसे क्या बताएंगे? अगर आपसे कहा जाए मानसून कौन सी भाषा का शब्द है, तब आपके आंसर क्या हो जाएंगे? चलो, इन सारी बातों का रिवीजन करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। बेमतलब के कमेंट नहीं करेंगे, क्लास में मर्यादित रहेंगे, आराम से सारी चीजों को सीखते रहेंगे। राहुल शर्मा, शुभम, मीनू, है ना, निखिल, सालिका, शकीला, सॉरी, सीमा, मीनू, है भाई, सुमित, बताएं बात समझ में आ रही है भैया? अगर हम मानसून की बात करते हैं तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है या फिर अरबिक भाषा का शब्द है। अगर हम एग्रीकल्चर शब्द की बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। और अगर हम एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ग्रीक भाषा को हम यूनानी भाषा भी कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा प्यारे दोस्तों। एक बात आपसे पूछी जाए, अगर जियोग्राफी कौन सी भाषा का शब्द है? चलिए, नॉर्मल से क्वेश्चन है, कभी भी आप लोगों से पूछे जाए तो गलत नहीं होने चाहिए। ज्योग्राफी कौन सी भाषा का शब्द है बताइएगा। तो आप कहेंगे सर जी ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है या फिर यूनानी भाषा का शब्द है। अगर मैं आपसे कहूं हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? देखिए, हॉर्टिकल्चर क्या होती है? हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है, और ब्रांच किसकी है? एग्रीकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर को हम बोलते हैं बागवानी। क्या बोलते हैं? बागवानी बोलते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर की 3 ब्रांचेस होती हैं। एक होती है पोमोलॉजी। कौन सी? पोमोलॉजी। दूसरी होती है फ्लोरीकल्चर। कौन सी? फ्लोरीकल्चर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। फिर होती है एक ब्रांच जिसका नाम है उलेरी कल्चर। ठीक है ना, कौन सी? उलेरी कल्चर। प्यारे साथियों, याद रखिएगा पोमोलॉजी के अंदर हम जो बात करेंगे वो फल विज्ञान की बात करते हैं, इसे फल विज्ञान कहा जाता है। यानी कि इसके तहत फलों की बात की जाती है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। एक बार सबकी कमेंट्स ले लेता हूँ। अजीत पुनिया, क्या बात है। काजल, तमन्ना, जतिन, उधम सिंह। प्यारे दोस्त, अगर हम फ्लोरीकल्चर की बात करें, अगर आपसे कहा जाए फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसकी चर्चाएं की जाती हैं, तो आप कहेंगे सर फ्लोरीकल्चर में फूलों की बात करते हैं, इसीलिए इसको फूल विज्ञान कहा जाता है। और अगर आपसे कहा जाए उलेरी कल्चर, बताइएगा भाई उलेरी कल्चर क्या होती है? आप कहेंगे सर अगर हम उलेरी कल्चर की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जी विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्जी विज्ञान के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्त, याद रखिएगा पोमोलॉजी जो है, ये जो पोमम शब्द है, पोमम समझिएगा बहुत ध्यान से, POMOM, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और जो लॉजी है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये प्यारे दोस्तों ग्रीक भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा एकमात्र शब्द ऐसा है जो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं से मिलकर बना है, जिसका नाम है पोमोलॉजी। ठीक है,
अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं तो इसमें कल्चर लगा हुआ है, आप कहेंगे सर जी ये तो लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर हम ओलेरी कल्चर की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये भी प्यारे साथियों लैटिन भाषा का शब्द है। नोट कर लीजिएगा इन बातों को। बात सभी को समझ में आ गई? प्रांजल फटाफट से बताओ। सचिन, सर जी बेनियल क्रॉप और कैच क्रॉप दोनों में दिया हुआ है। देखो कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है, अगर मेन फसल नहीं हो पाती है तो उसको हम क्या करते हैं, कम अवधि वाली फसल है उसमें उगा लिया जाता है, इसलिए वहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, परेशान मत हो, ठीक है? उसको मैं दोबारा से समझा दूंगा। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं, बढ़ेंगे थोड़ा सा हम और आगे की ओर। कल हम लोगों ने बात की थी किसकी, मृदा की, यानी कि सॉइल की। तो यहां पर लिखिएगा सॉइल। आज हम जो बात करेंगे सॉइल में, वो बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉइल की। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल अर्थात मृदा के अवयव। किसकी बात करेंगे, मृदा के अवयव। आपको पता है कि मृदा किन से मिलकर बनी होती है? मैंने कहा था ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम्हें पता होगी। अब हम एक चुटकी मृदा की कीमत को जान लेते हैं। है भाई, ये देखो, ये मान के चलो मृदा है। ये क्या है, मृदा मान लेते हैं इसको। ये है सॉइल। अब समझिएगा सॉइल किससे मिलकर बनी होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना? एक एक बात आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है? देखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि मृदा में क्या क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मृदा में होते हैं खनिज पदार्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और कितने प्रतिशत होते हैं, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर मृदा में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो हमारे कितने प्रतिशत होते हैं, 45% होते हैं। ठीक है जी, बात सभी को समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। मृदा में पाई जाती है प्यारे दोस्तों हवा। मृदा में क्या पाई जाती है, हवा। मृदा में कितने प्रतिशत हवा होती है, 25% मृदा में हवा पाई जाती है। प्यारे साथियों, मृदा में पाई जाती है क्या, मृदा में पाया जाता है पानी। याद रखिएगा मृदा में 25% पानी पाया जाता है। और अगर हम बात करें मृदा में प्यारे दोस्तों, एक बात और भी होती है, मृदा में होते हैं कार्बनिक पदार्थ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। याद रखिएगा मृदा में 5% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। तो अगर हम इन अवयवों की बात करते हैं तो बड़े ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, क्या क्या है मृदा में, दोबारा से बताता हूं, है ना? यहां पर नोट करके लिखेंगे, हवा, पानी, खनिज पदार्थ जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है? और एक बात याद रखिएगा मृदा में और क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। भाई इतनी बातें सभी को समझ में आई हैं, जल्दी से बताओ। है भाई? फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करते रहो, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो फिर ये गलत बात है भाई? इतनी बात आप लोग समझ पाए? अब दो बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं, ठीक है ना? क्या क्या पूछा जाता है, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आवाज नहीं आ रही क्या ठीक से, जल्दी बताओ। ऑल क्लियर बोल रहे हैं सब, आप बोल रहे हो आवाज नहीं आ रही है। नो डाउट सर, अरे वाह, चलो इतनी बढ़िया आवाज आ रही। देखो मैं अपने पास फोन में चला के रखता हूँ क्लास, ताकि दिक्कत ना हो, है ना बेटा? फालतू ऐसे झूठ मत बोला करो, है ना? गलत बात होती है। आवाज कम आ रही है प्लीज, हाँ ऐसा हो सकता है आवाज कम आ रही हो, रुकिए। हाँ जी भाई, अब बताएं, अब ठीक है आवाज?
कमेंट बॉक्स में जल्दी से मेंशन करो। क्या अब आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। है भाई, चेंज कर लिया हमने सारा सिस्टम, बताइए। ठीक है भैया, समझिएगा मैंने आपको क्या बताया है। आप कहेंगे सर मृदा में कितनी हवा होगी? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, समझना। 25% हवा है, 25% पानी है, खनिज पदार्थ कितना होगा? आप कहेंगे सर 45% होगा, यानी कि 45% होगा। और कार्बनिक पदार्थ कितना होगा? 5%। अब दो बातें यहां पर और निकल कर आती हैं, जानते हो क्या है भाई? देखिए प्यारे दोस्तों, ये जो हवा और पानी है, और ये जो कार्बनिक पदार्थ हैं, और जो हमारे है ना कौन से पदार्थ हैं? खनिज पदार्थ। प्यारे दोस्त, अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों क्या हैं और ये दोनों क्या हैं, सर हम समझ नहीं पाए, आप बताना क्या चाहते हो? याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, हवा और पानी मृदा में पता है कैसे भाग होते हैं? आप कहेंगे सर ये रंध्र भाग होते हैं। कैसे भाग होंगे? रंध्र भाग होंगे, याद रखिएगा। और ये कैसे होंगे? ठोस भाग होंगे, याद रखिएगा। यानी कि सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहें मृदा में ठोस भाग कितना होगा, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 50%। और रंध्र भाग कितना होगा? तब आपका आंसर होगा 50%। अरे क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बताओ। बहुत आराम से चल रहा हूं, है ना? इतने आराम से चल रहा हूं कि चीजों को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। एक एक बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इन बातों को भी समझ लिया। यहां तक हमने आपको बेसिक मृदा के बारे में बता दिया है। अब आपके एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण है कि भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग अब यहाँ पर समझेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही सभी लोगों को? जल्दी से बताओ। सही है, तो बढ़े हम आगे की ओर। चलिए, तो ठोस भाग क्या है, रंध्र भाग क्या है, ये सारी बातें आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए एक बात हम और कर लें, ठीक है? एक बात छोटी सी मैं आपको और बताना चाहूंगा, मृदा से संबंधित, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। लिखिएगा सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का निर्माण कैसे होता है। किसकी बात अगर हम आपसे करें, अगर हम आपसे बात करें सॉइल फॉर्मेशन। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मैं ना बोर्ड की चमक बढ़ा लेता हूं, बहुत परेशान हो रहे हो आप लोग। अब बताना जरा कैसा लग रहा है भाई? अब बताइएगा कैसा लग रहा है। चलो देखो और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझो। हमने आपसे क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूं, मृदा निर्माण की बात हम आपसे करेंगे। मृदा निर्माण की, मृदा आखिर बनती कैसे है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको? सॉइल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। ये लो, अब ज्यादा ब्राइटनेस हो गई है जी? बिल्कुल सही है। तो समझिएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें मृदा निर्माण की, तो लिखिएगा मृदा का निर्माण, इंग्लिश में भी पीडीएफ बता दूंगा, ठीक है ना? बता भी दूंगा। लिखिएगा मृदा का निर्माण रासायनिक, जैविक, है ना, केमिकल, जैविक को क्या बोलते हैं? बायोटिक, एवं भौतिक। सर क्या भौतिक? कारकों द्वारा चट्टानों के, समझिएगा बहुत ध्यान से, चट्टानों जिसे रॉक्स बोलते हैं, चट्टानों व खनिज यानी कि मिनरल्स, चट्टानों एवं खनिज
मिनरल्स और रॉक के विघटन से हुआ है, यानी कि टूटने से हुआ है, के विघटन से होता है। क्या बात सभी लोग समझ पाए हैं? जल्दी से बताएं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाई, किसकी बात होगी? डिसजनरेशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स बाई केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, ज्यादा वराइड हो गया क्या? अगली स्लाइड में ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगली बात करें मेरे भाई, फटाफट से बताओ, अगली बात की जाए। दिख रहा होगा, अगले स्लाइड में सही हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए आप सभी लोग? तो देखिए, हमने यहां पर आपसे दो बातें की। क्या? कि मृदा के निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो चट्टानों के विघटन से होता है, इस बात को याद रखिएगा। पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। अब लिखिएगा, मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है, एक धीमी प्रोसेस है, यानी कि स्लो प्रोसेस है। और कितनी स्लो प्रोसेस है इस बात को समझिएगा कि 1 इंच मृदा के निर्माण में, 1 इंच मृदा के निर्माण में 800 से 1000 वर्ष लगता है। नोट कर लीजिए भाई, मैंने क्या कहा? आपको पता होना चाहिए 1 इंच मृदा के निर्माण में 800 से 1000 वर्ष लगता है। सोचो, अमित भाई तुम बहुत परेशान हो, हैं? दीपक तुम भी लो, क्यों इतनी टेंशन लेते हो यार? सारी चीजें हैं आपके लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं आप, ये लीजिए भाई इंग्लिश। ठीक है, ये रही आपकी इंग्लिश। ठीक है जी, देख ले भाई, सुकून मिल जाए तुम्हें। किसकी बात हो रही है यहां पर? Soil formation. Soil is formed by the dissociation of rocks and minerals by chemical, biological and physical factors. Soil forming यानी कि soil formation is a slow process. Generally 1 inch of soil formed in 800 to 1000 ईयर होगा या फिर दिन होगा, बताओ? अकॉर्डिंग टू सॉइल साइंटिस्ट जॉफी, जेफी या फिर जॉफी बोल देते हैं, 1949 में इन्होंने हमें एक्टिव और पैसिव फैक्टर बताए। ठीक है भैया, ये देखो अब हिंदी बोलने लगा दीपक। बेटा दिमाग सही है तुम्हारा? है? कैसे तुम लोग हिंदी इंग्लिश करते रहते हो? क्या तुम लोग इतने बड़े अंग्रेज हो गए कि तुम्हें हिंदी समझ में ही नहीं आती है? ऐसा लग रहा है तुम्हारी कमेंटें देखना बंद कर देना चाहिए, तुम पढ़ाने नहीं दे रहे हो यार। देख रहे हो, कलाकारी, बोर्ड भी ऑफ हो गया। सर एक रिवीजन क्लास लेकर आओ। कितने लोग चाहते हैं संडे को रिवीजन क्लास लेकर आऊं आपके लिए? कितने लोग चाहते हैं कि संडे को हम आपके लिए रिवीजन क्लास लेकर आएं? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, तब तक बोर्ड ओपन हो जाएगा। हम बहुत आराम से चलेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना? हमें क्या 35-30 क्लासें करनी है बस। सिलेबस बहुत छोटा सा एग्रीकल्चर का, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, बताइए फटाफट से कमेंट में मेंशन करिए कितने लोग चाहते हैं सर हिंदी में ही करवा दो, पीडीएफ इंग्लिश में दे दो। ठीक है भैया, आप लोग अगर रिवीजन के लिए कह रहे हैं तो रिवीजन क्लास मैं आपको कोशिश करूंगा कि संडे को, अगर मेरी कोई स्पेशल क्लास नहीं हुई तो, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग सीख पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है
जो लोग रिवीजन के लिए बोल रहे हैं। तो समझिएगा हमने आपको क्या बताया कि मृदा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों को चाहे जैविक तरीके से तोड़ा जाए, चाहे रासायनिक तरीके से तोड़ा जाए, चाहे भौतिक तरीके से तोड़ा जाए, चाहे वो चट्टान हो चाहे वो खनिज हो, उनको टूटने से हमें क्या मिलेगी? मृदा मिलेगी। ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ पाए हैं? जल्दी से बताएं। और हमने आपको एक बात बताई है, जानते हो क्या? फटाफट से बोलो। हमने आपको ये भी बताया है कि जो मृदा है उसके 1 इंच निर्माण होने में 800 से 1000 साल लग जाते हैं। कितना धीमा प्रोसेस है ये बताओ। ठीक है, कितना धीमा प्रोसेस है ये बताओ। देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ माइक में दिक्कत हुई है, 1 मिनट का वेट करिए आप लोग। बताओ क्या अब आवाज़ ठीक आई है आप लोगों को? फटाफट से बताएं, अब आवाज़ ठीक आई है आप लोगों को मेरी? हाँ यार, इनका हर क्लास में यही है, हिंदी और इंग्लिश है। कोई बात नहीं, बच्चे हैं भाई। अब किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आवाज़ ठीक है? खुश? ठीक है जी, अब फटाफट से खुश हो जाओ एक बार। देखो हमने जितनी भी बातें की हैं, किसी को भी किसी बात में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 2 बातें यहाँ पर आप लोगों को और समझनी है। पूछो क्या? अगर हम बात करें प्यारे साथियों, 2 बातें आप लोगों को और समझनी है, तो उन बातों को भी देख लेते हैं कि सर और वो 2 बातें कौन सी हैं, जरा हमें ये भी बता दो, है ना? देखिए प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, है ना, तो उस सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है, और देना भी चाहिए। बिना टाइम दिए कैसे काम चलेगा? तो लिखिएगा, मृदा के निर्माण को 2 तरीके से देखा जाता है। मृदा के निर्माण को कितने तरीके से देखते हैं? 2 तरीके से देखते हैं। तो लिखिएगा, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक, इसका मतलब क्या है कि सॉइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, इस बात को समझ लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे मिट्टियों की। देखो बिल्कुल बेसिक आधार से चल रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है सर। पहली बात समझिएगा, मृदा को निर्माण करने वाले होते हैं सक्रिय कारक। ठीक है ना? कौन से कारक होते हैं? अगर हम नंबर 1 की बात करें तो मृदा के निर्माण के होते हैं सक्रिय कारक, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव फैक्टर बोलते हैं। सक्रिय कारक, इन्हें क्या बोला जाता है? एक्टिव फैक्टर बोलते हैं। क्या बात सभी लोगों को समझ में आई है? एक्टिव फैक्टर कौन कौन से एक्ट आपसे पूछा जाएगा, मृदा निर्माण के एक्टिव फैक्टर कौन से हैं? और हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे ना। तो लिखिएगा, अगर हम मृदा के सक्रिय कारकों की बात करें तो आप कहेंगे सर जलवायु। कौन सी? जलवायु। और जलवायु में क्या आता है आपको पता है? आप कहेंगे सर जलवायु में 2 बातें आती हैं। कौन कौन सी? आप कहेंगे सर जैसे कि वर्षा और तापमान। क्या आता है? वर्षा यानी कि बारिश, और तापमान का मतलब क्या है? टेम्परेचर। मेरे भाई याद रख लीजिएगा, चीजें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई। बढ़े और आगे की ओर।
इतनी बात आप लोग समझ पाए। अभी वॉइस ठीक हो रही है, बिल्कुल परेशान मत। तो मेरे फ़ोन में बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, पता नहीं आप लोगों का कौन सा फ़ोन है जो दिक्कत हो रही है। तो मैंने क्या बताया, सक्रिय कारक हमारे कौन कौन से होते हैं, रेन, और कौन सा हो जाएगा, टेम्परेचर। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जरा नोट बताइएगा, क्या करवाया था मैंने आपको। आपसे कहा था कृषि में वर्षा का दिन किस दिन को कहा जाता है। वैसे तो सारे दिन वर्षा के होंगे, लेकिन वर्षा का दिन किस दिन को कहा जाता है, इस बात को बताओ। हाँ भाई, अब बताइएगा, आवाज ठीक होगी बिल्कुल। तो आप लोगों ने हमें बताया भी था कि सर जिस दिन 2.5 mm तक वर्षात हो जाए, लगभग 2.5 mm तक वर्षात हो, और कितनी देर में, 24 घंटे में, तो वो दिन कौन सा दिन कहा जाएगा। आप कहेंगे सर वर्षा का दिन कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों, उसको वर्षा का दिन कहा जाएगा। समझ पाए बात को। बेटा मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता, है ना, इससे ज्यादा तेज तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। चलिए अगली बात करते हैं, मृदा के अक्रिय कारक कौन से होते हैं। ये तो एक्टिव फैक्टर हो गए। नंबर 2 लिखिएगा, मृदा निर्माण के अक्रिय कारक, जो सक्रिय नहीं है, अक्रिय कारक हैं, कौन से हैं बताइएगा। उन्हें हम बोलते हैं पैसिव फैक्टर। पता है आपको कौन सा याद रखना है पैसिव फैक्टर। आप कहेंगे सर पेरेंट मटेरियल, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैतृक पदार्थ के नाम से जानते हैं। पैतृक पदार्थ, मृदा में जो सड़गल जाते हैं, हड्डियां सड़गल गई, है ना, हड्डियों के बाद पेड़ पौधे अगर नष्ट हुए तो वो राख बन गए, वो क्या बनेगा, एक प्रकार का यही तो बनेगा ना प्यारे दोस्तों। ये पेरेंट मटेरियल जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा फिर आपको। पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल आप लोग समझ पाए क्या होता है, जल्दी से बोलो। और एक बात आपको और याद रखनी है, क्या समय और मृदा की आयु, देखिए ध्यान से समझिएगा, समय और मृदा की आयु यानी कि सॉइल एज, ये सक्रिय होंगी क्या, ये भी सक्रिय नहीं होंगी। याद रखिएगा, ये दोनों बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब लिखिएगा भारतीय मृदाओं के बारे में, किसकी बात हम यहां पर करने वाले हैं आपके साथ, क्या लिखेंगे, भारतीय मृदा। भारत की मृदाएं, जिन्हें क्या बोलेंगे, सॉइल्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो नंबर 1 पे लिखिएगा प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो एक लाइन लिखिएगा, भारतीय मृदाओं को निम्न समूहों में बांटा गया है। भारतीय मृदाओं को निम्न समूहों में बांटा गया है। पहले हमने मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ा, अब हम मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 लिखिएगा, जलोढ़ मृदाएं, जिन्हें हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नोट करिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो यह मृदा, इनका गण कौन सा होता है, आपसे पूछा जाता है सर गण क्या होता है। देखिए जब आप सॉइल साइंस को डीपली तरीके से पढ़ते हैं ना, तो मृदा के कुछ गण होते हैं, क्योंकि हमें सॉइल प्रोफाइल पढ़नी होती है। लेकिन आपके एग्जाम के लिए सॉइल प्रोफाइल पढ़ाना मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा समूह, जो जलोढ़ मृदाएं हैं, इनका मृदा समूह यानी कि सॉइल जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होता है, तो बताइएगा कौन सा होगा।
नोट करके लिखेंगे आप लोग। क्या लिखेंगे? इस मृदा का निर्माण दो गणों से होता है, एंटीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स। एंटीसॉल्स व, समझ में आ रही है मेरी बात? जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टिसॉल्स मृदा के गण से होता है, या फिर आप चाहें तो एंटीसॉल्स व इंसेप्टिसॉल मृदा गण से निर्मित होती है, मृदा गण से होता है। अगली बात, चलिए लिखिएगा। भारत में यह मृदा भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। और पता है कितने मिलियन हेक्टेयर पर पाई जाती है? आप कहेंगे सर लगभग 113 मिलियन हेक्टेयर पर पाई जाती है। जो भारत में लगभग 113, बड़े ध्यान से समझिएगा, एमएच का मतलब क्या है? मिलियन हेक्टेयर। एमएच का मतलब क्या है? मिलियन हेक्टेयर। जो भारत में लगभग 113 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगली बात करें। सिंह साहब ये सब पागल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्यों पागल बन रहे हैं? चलिए, तो जो लोग 40 बच्चे बोल रहे हैं ना आंसर, वो परसेंटेज में बोल रहे हैं। आपसे पूछा क्या जाता है? देखो 40 वाला आंसर सब बता देंगे, लेकिन ये वाला बताना मुश्किल होगा। अगर हम बात करें, याद रखिएगा, क्षेत्रफल है अर्थात, या लिखिएगा यदि प्रतिशत में बात करें, जो प्रतिशत में, ऐसे करके ही लिख लो, 43% है। शुद्ध तरीके से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो बातें आप लोगों को और समझनी है, जानते हो क्या? चलिए, एक बात तो आपको यह समझनी है कि ये मृदा कौन कौन से प्रदेशों में पाई जाती है। तो लिखिएगा, जलोढ़ मृदाएं प्रमुख, जलोढ़ मृदाएं मुख्यतः कहां कहां पर है? जल्दी से बताओ मुझे, किसी को पता है? आप कहेंगे सर बहुत सारी जगहों पर है। ठीक है, हाँ जी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में भी हैं ये मृदाएं। आपको राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी। पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, तो ये हैं। आप कहेंगे सर ये मृदाएं पश्चिमी गुजरात में भी देखने को मिलती हैं। कहां पर? पश्चिमी गुजरात में भी देखने को मिलती हैं, नोट कर लीजिएगा। आदि राज्यों में पाई जाती हैं। जो फसल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं, यानी कि अच्छा फसल उत्पादन होता है, सर्वोत्तम मानी जाती हैं।
याद रखिएगा इसी से दो और नई मृदाएं मिलती हैं, जानते हो कौन कौन सी? किसी को पता है? याद रखिएगा, अगर हम बात करें टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल की तो दो प्रकार की होती है। लिखिएगा यहां पर टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल। आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित होती हैं। कौन कौन से? एक तो खादर मृदा और दूसरी बांगर मृदा, ठीक है ना? खादर और बांगर। बात समझ में आ रही ना सभी लोगों को? जल्दी से बताओ। और दूसरी कौन सी? बांगर। ये खादर और बांगर जलोढ़ मृदाओं के ही रूप हैं, याद रखिएगा। बस एक बात आपको याद रखनी है, जानते हो क्या? अगर हम खादर की बात करें तो ये अधिक बलुई होती हैं और नई मृदाएं होती हैं। अधिक बलुई व नई मृदाएं होती हैं। और जो पुरानी जलोढ़ है उसे हम बांगर कहते हैं। आप कहेंगे सर ये जलोढ़ मृदाएं हैं, ये पुरानी जो हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आप कहेंगे सर बांगर कहलाती हैं। इनमें क्ले अधिक होता है। क्ले को भैया क्ले ही बोलते हैं। ये पूछा जाता है आप लोगों से, इनमें क्ले अधिक होता है तथा पुरानी मृदाएं हैं, तथा पुरानी मृदा है। नोट कर लीजिएगा, बस इतनी सी बात थी। काजल, संजू, अन्नू सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। सर हमने आपकी इंस्टा आईडी पे मैसेज किया है पर आपने रिप्लाई नहीं दिया है। बेटा तुमने मेरे चक्कर में किसी और को तो नहीं कर दिया? मेरी डीपी लगी थी विवेश सर RWA नाम से, है? मुझे किया होगा तो मैं तो यार जरूर रिप्लाई देता हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि मेरा रिप्लाई ना जाए। खैर अगली बात करते हैं प्यारे दोस्तों। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं कि भारत की जो सबसे पहली मृदा है उसका नाम है जलोढ़? तो एक बार हाँ लिखिए, तब हम बढ़ेंगे और आगे की ओर। अगली जो मृदा है उसका नाम है ब्लैक सॉइल, जिसे हम काली मृदा के नाम से जानते हैं। नंबर 2 लिखिएगा। ब्लैक सॉइल जिसे क्या बोलते हैं? इसी को हम काली मृदा बोलते हैं। इसी को हम रेगुर मृदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मृदा। इसी को हम काली कपासीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? काली कपासीय मृदा अर्थात ब्लैक कॉटन सॉइल। क्या कहा जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। मेरे भाई बात समझ में आई है सभी लोगों को? चलिए अगर हम आपसे कहें, ठीक है ना, तो लिखिएगा भारत में इस मृदा का क्षेत्रफल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह भारत के कितने मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैली हुई है, तो याद रखिएगा यह मृदा भारत में 55 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई है। थोड़ा जल्दी चलो, फिर हमें क्वेश्चन भी करने हैं। 55 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई है। एक बात समझिएगा प्यारे दोस्तों, ये जो ब्लैक सॉइल है ना, इसमें एक
प्रकृति पाई जाती है, ये बहुत जल्दी फैल भी जाती है और ये बहुत जल्दी सिकुड़ भी जाती है। ये इसका एक गुण होता है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इन मृदाओं में फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है, अतः इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इन मृदाओं में फैलने व सिकुड़ने की क्षमता होती है, जिस कारण इनमें दरारें पड़ जाती हैं। इनमें क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं। क्या बात सभी को समझ में आई है? जल्दी से बताओ। अगली बात लिखिएगा, यह गहरी महीन मृतिका द्वारा निर्मित दानेदार मृदाएं हैं। किसकी बात हो रही है? गहरी जो महीन मृतिका यानी कि जो क्ले है, ठीक है ना, निर्मित मृदाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए कि इन मृदाओं में सबसे अच्छी खेती किसकी होती है, तो लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ कृषि हेतु। किसकी सर्वश्रेष्ठ कृषि होगी? तो आप कहेंगे सर सबसे अच्छा इसमें होता है कपास, यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कॉटन इस मृदा में सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, क्या सभी लोग मेरी बात को समझ पाए हैं? एक बात और याद रखिएगा, इनमें फैलने और सिकुड़ने की जो कला है, इसी के कारण इन मृदाओं में जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता अच्छी होती है। कैसी होगी? जल धारण क्षमता इसमें अच्छी होती है, याद रखिएगा। बस ये बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की बात कर लें, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ली आप लोगों ने, है भाई। 4-5 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहले बताओ, बात सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गई है या नहीं आई है? आप लोग कमेंट में इतना उलझा देते हो कि हम लोगों का, है ना, बहुत ज्यादा टॉपिक खत्म नहीं हो पाता है यार। बहुत बातें करने लगते हो तुम लोग, खतरनाक हो रहे हो बेटा तुम लोग दिन पे दिन, है ना। दिन पे दिन आप लोग कैसे होते जा रहे हो, खतरनाक होते जा रहे हो। अगली बात की जाए, चलिए लेकर आते हैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। आज की प्रश्नोत्तरी के प्रश्न लिखिएगा, बताइएगा फादर ऑफ सॉइल साइंस किसे कहते हैं? फादर ऑफ सॉइल साइंस के नाम से किसे जानते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे क्लाइमेट। देखिए अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो आप मुझे सिर्फ एक बात बता देना, ये एक्टिव फैक्टर है या फिर पैसिव फैक्टर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे नेशनल मिल्क डे कब होता है? नेशनल मिल्क डे कब होगा? अगली बात बताइएगा, अगर हम आपसे कहें खादर मृदा को किस नाम से जाना जाता है? खादर मृदा। और आप मुझे बताइएगा एलुवियल सॉइल जो है वो भारत के कितने मिलियन हेक्टेयर में फैली हुई है?
MHA का मतलब होता है मिलियन हेक्टेयर। फटाफट से आंसर बताएं। हाँ भाई, तो जो लोग हमें कह रहे हैं कि सर एलुवियल सॉइल 113 मिलियन हेक्टेयर पर फैली हुई है, कितना? 113 मिलियन हेक्टेयर पर। खादर, आप कहेंगे सर अगर हम खादर मृदाओं की बात करते हैं तो ये कैसी हो जाती हैं? ये नई मृदाएं हो जाती हैं, यानी कि न्यूली सॉइल होती हैं। कैसी होती हैं? न्यू सॉइल होती हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस मुझे आप बताएंगे। क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो आप कहेंगे सर जी एक्टिव फैक्टर है। और नेशनल मिल्क डे प्यारे दोस्तों कब होता है? 26 नवंबर को होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है भैया। यहां पे आंसर मत दो आप। कहां पर आंसर देंगे अब आप हमें? इसका आंसर देंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है जी। कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप में आंसर दीजिएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अच्छा, मैंने आपको 2 दिन से एमसीक्यू नहीं करवाए। कल एमसीक्यू करवाए थे ना, आज हमने मृदा को पढ़ा है। कल मृदा से संबंधित मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर भी आऊंगा, ठीक है? हाँ जी, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहो चीजों को, है ना? और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास भी जरूर आ जाएगी, ठीक है प्यारे दोस्तों? बताओ भैया, बात समझ में आ रही है ना सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं अब? हाँ भाई, सबके रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना? विवेक सर RW, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी आप करोगे। इंस्टाग्राम पे करेंगे सर, ठीक है भैया, कर देना, परेशान मत हो। जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। और बताओ, किसी को कोई डाउट, परेशानी, दिक्कत? तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है, एक बार जरा दोबारा से देखो, इधर आओ, रिवीजन कर लो यहीं पर। मिट्टियों की बात हम कर रहे थे। हमने सबसे पहले ये जाना कि कौन कौन सा शब्द कौन कौन सी भाषा का है। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल की बात की, यानी कि मृदा के अवयव कौन से होंगे। फिर हमने मृदा का निर्माण कैसे होता है, इन बारे में पढ़ा। और ये लाइन याद रखिएगा, 1 इंच मृदा के निर्माण में कितना वर्ष लगता है? 800 से 1000 वर्ष लगता है। सॉइल फॉर्मेशन क्या है? फिर मृदा के निर्माण के कारक, एक्टिव कारक कौन से हैं और पैसिव कारण कौन से हैं। उसके बाद में भारत की मृदाओं की बात की है, और भारतीय मृदाओं को निम्न प्रकार से बांटा जाता है। सबसे पहले हमने जलोढ़ मृदा को पढ़ा, और जलोढ़ मृदा के बाद में हमने किसकी बात की है? ब्लैक मृदा की, यानी कि ब्लैक सॉइल की आपसे बात की है। बताओ, समझ में आ गई ना बात? ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल मुलाकात करेंगे नई उम्मीद और नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, टेलीग्राम ग्रुप में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।